बात बहुत ही पुरानी है। जब एक नगर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या। व्यापारी की पत्नी का देहांत बहुत ही पहले हो चुका था। उसी ने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। व्यापारी अब काफी बूढ़ा हो चुका था और उसे हमेशा अपनी बेटी के भविष्य की चिंता रहती थी। वो चाहता था कि उसके जीते जी उसकी बेटी का विवाह हो जाए, परंतु इससे पहले कि वो अपनी इस इच्छा को पूरी कर पाता, अचानक एक दिन व्यापारी की मौत हो गई। अब व्यापारी की बेटी सुकन्या इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। सुकन्या की उम्र इस समय लगभग 14 साल की थी और तब उसके एक दूर के चाचा ने उसकी जिम्मेवारी ली और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ समय और बीता। सुकन्या अब 18 साल की युवती बन चुकी थी। अब उसका चाचा सुकन्या की शादी कर देना चाहता था, परंतु असल बात तो ये थी कि चाचा बहुत ही लालची और मक्कार किस्म का आदमी था। उसने पैसों के लालच में सुकन्या की शादी एक ऐसे आदमी से तय कर दी जो सुकन्या से 2 गुनी उम्र का था। सुकन्या ने अपने चाचा से साफ साफ कह दिया था कि वो उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करेगी। उसके चाचा ने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, वो आदमी बहुत ही अमीर है, उससे शादी करने के बाद उसकी सारी दौलत पर हमारा कब्जा हो जाएगा। मगर सुकन्या ने अपने चाचा की एक ना सुनी। उसका चाचा बहुत ही लालची और पत्थर दिल आदमी था। उसे सुकन्या पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया और उसने सुकन्या को मकान में बंद कर दिया। जब भी वो चाचा मकान से बाहर जाता, कमरे में बड़े बड़े ताले लगा देता। काफी दिन इसी तरह से बीत गए। आखिरकार सुकन्या ने उस कैद में से आजाद होने की एक तरकीब सोच ली। एक दिन उसने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती। जिस बूढ़े आदमी के साथ आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मैं एक शर्त पर उसे अपना पति मान लूंगी। आपको मेरी एक इच्छा पूरी करने का वचन देना होगा। ये बात सुनकर चाचा बहुत ही खुश हुआ और फौरन बोला, हाँ बेटी हाँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है। सुकन्या बोली, चाचा जी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 500 सोने के सिक्के दें ताकि मैं अपने लिए एक ऐसी शानदार अलमारी बनवा सकूं जिसमें मैं शादी के बाद अपने सभी जेवर और अपने कपड़े रख सकूं। ये अलमारी चंदन की लकड़ी की बनी होगी। चाचा ने हैरानी से पूछा, 500 सोने की अशर्फियाँ? हाँ मेरे प्यारे चाचा, मैं एक ऐसी ही अलमारी बनवाना चाहती हूँ। अब आप जल्दी से जाइए और एक बढ़ई को बुलाकर लाइए ताकि मैं उसे बता सकूं कि मुझे कैसी अलमारी चाहिए। उसी दिन सुकन्या के चाचा ने एक माहिर बढ़ई को बुलाया और कहा, जैसी अलमारी मेरी बेटी बनवाना चाहती है, जल्दी से जल्दी बना दो और देखो, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, बस अलमारी मेरी बेटी की पसंद के मुताबिक होनी चाहिए। बढ़ई ने कहा, जी हजूर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जैसी आपकी बेटी चाहेगी, मैं बिल्कुल वैसी ही अलमारी बना दूंगा। चाचा बहुत ही खुश था कि सुकन्या उसकी बात मान गई है। उसने तुरंत 500 स्वर्ण मुद्राएं उसे दे दी और घर से चला गया। तब सुकन्या ने बढ़ई को हिदायत दी, तुम एक ऐसी अलमारी बनाओ जिसके अंदर 5 खाने हों और एक खाना उसमें ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं आसानी से छुप सकूं और उसमें एक ऐसा दरवाज़ा हो जिसे मैं अंदर से जब चाहे खोलूं, जब चाहे बंद कर लूं। ये कहकर सुकन्या ने उस बढ़ई को एक कीमती हीरा दिया और कहा कि अलमारी के उस खुफिया दरवाजे के बारे में उसके चाचा को बिल्कुल ना बताए। और वो हीरा लिया और वापस अपनी दुकान पर लौट गया। कुछ ही दिनों के बाद उसने एक ऐसी खूबसूरत अलमारी तैयार कर ली जिसके अंदर 5 खाने बने हुए थे और सुकन्या के कहे मुताबिक एक खुफिया दरवाजा भी लगा हुआ था। अब सुकन्या ने एक दिन अपने चाचा से आंख बचाकर अलमारी का खुफिया दरवाजा खोला और उसमें 1 हफ्ते के लिए खाना और पानी छुपा दिया। अगले दिन चाचा ने सुकन्या से कहा, बेटी, अब तो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। अब तो तुम अपने वादे के मुताबिक उस बूढ़े अमीर आदमी से शादी के लिए तैयार हो जाओ। तो सुकन्या ने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसके चाचा ने
इन आंसुओं की कोई परवाह ना की। उसने सोचा कि अपने मायके से विदा होते समय लड़कियां इसी तरह रोया करती हैं, और वो उसी वक्त उस बूढ़े को सूचना देने के लिए घर से चला गया कि वो शादी का इंतजाम करे। चाचा के बाहर जाते ही सुकन्या ने अपने जूते उतारकर मकान के अंदर ही बने हुए कुएं के मुंडेर पर रख दिए और खुद अलमारी का खुफिया दरवाजा खोलकर उसके अंदर छुप गई। शाम के समय जब चाचा वापस आया तो उसने इधर उधर देखा, उसे कहीं भी अपनी भतीजी सुकन्या दिखाई नहीं दी। उसने मकान का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सब बेकार। आखिरकार उसकी नजरें कुएं के मुंडेर पर पड़ी, जहां पर सुकन्या के जूते रखे हुए थे। ये देखते ही वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने समझा कि लड़की ने शादी के डर से कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली है। वो चिल्लाया, हाय मेरा बेड़ा गर्क हो गया, ये मैंने क्या किया? मैं अपनी भतीजी का कातिल हूँ। मैंने ही उसे कुएं में डूबने पर मजबूर कर दिया। अगर उस बूढ़े अमीर आदमी से वो शादी ना करती तो इसमें क्या हर्ज था? मैं उसकी शादी किसी नौजवान से करवा सकता था। ये सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है। वो देर तक आंसू बहाने के बाद चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि अगर शहर के कोतवाल को इस बारे में पता चल गया कि उसकी भतीजी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है और कोतवाल के सिपाहियों ने आकर कुएं में से लाश निकाली, तो ना सिर्फ शहर में उसकी बदनामी होगी, बल्कि हो सकता है कि राजा उसे कैद खाने में डाल दे। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा कि अगर कोई उससे पूछेगा कि सुकन्या कहाँ गई, तो मैं कह दूंगा कि वो अपनी मौसी के पास किसी दूसरे शहर में चली गई है। लेकिन चाचा की खुशकिस्मती थी कि किसी ने भी सुकन्या के बारे में उससे कुछ नहीं पूछा। मगर उसके दिल को ऐसा सदमा लगा कि वो जब भी कामकाज से फुर्सत पाकर घर में दाखिल होता तो उसकी प्यारी भतीजी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमने लगती और वो मुंह छुपाकर देर तक आंसू बहाता रहता। वो अलमारी जो सुकन्या ने बनवाई थी और जिसमें वो छुपी हुई थी, उसे देखकर चाचा का मन और भी दुखी हो जाता था। वो सोचता, कितने शौक से मेरी भतीजी ने ये अलमारी बनवाई थी। आखिरकार उसने ये फैसला कर लिया कि वो इस अलमारी को बढ़ई को वापस दे देगा और कहेगा कि इस अलमारी को बेच दे, जो भी कीमत मिले वो मुझे दे दे। वो अलमारी बहुत ही कीमती और सुंदर थी। बढ़ई खुशी खुशी उसे उठाकर अपनी दुकान पर ले गया और अलमारी को अपनी दुकान पर सजा दिया। उसी दिन राजा का बेटा घोड़े पर सवार होकर बाजार में से कुछ जेवर खरीदने के लिए वहां आया था, क्योंकि उन दिनों उसकी शादी होने वाली थी और वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए अपनी पसंद के जेवर खरीदना चाहता था। बाजार से गुजरते हुए राजकुमार की नज़र बढ़ई की दुकान में रखी हुई उस खूबसूरत अलमारी पर पड़ी। वो सोचने लगा, ऐसी सुंदर अलमारी तो मेरे महल में भी नहीं है। और फिर राजकुमार ने मुंह मांगी कीमत देकर वो अलमारी खरीद ली और अपने नौकरों को आदेश दिया कि बड़े ही ध्यान से इसे महल में लेकर जाया जाए और इसे खास तौर पर उस कमरे में सजा दिया जाए जहां मैं सोता हूँ। नौकरों ने वो अलमारी ले जाकर राजकुमार के सोने वाले कमरे में रख दी और अच्छी तरह से सजा दी। उस अलमारी के आने से राजकुमार के कमरे की शान और भी बढ़ गई थी। राजकुमार जब उस अलमारी को देखता तो बहुत ही खुश होता, लेकिन उसने कभी भी उस अलमारी को खोलकर नहीं देखा, क्योंकि वो चाहता था कि जब उसकी शादी होगी तो उसकी पत्नी ही आकर इस अलमारी को खोलेगी और इसका इस्तेमाल करेगी। राजकुमार की आदत थी वो रात का खाना अपने कमरे में ही खाया करता था। जिस दिन से वो अलमारी कमरे में रखी गई थी, उसने महसूस किया कि जो खाना सोने चांदी के बर्तनों में लाकर उसके लिए रखा जाता है, उसमें से कई थालियां खाली होती हैं। कुछ फल भी पहले से कम दिखाई दे रहे थे। एक दो रोटियां भी गायब थी। राजकुमार हैरान था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। मगर जब सुबह के नाश्ते के समय भी ऐसा ही हुआ कि दूध का गिलास जो पूरा भरा हुआ था अब आधा रह गया था और खीर की कटोरी भी खाली थी। 3 सेब भी गायब थे। तो राजकुमार ने नाश्ता लेकर आने वाले नौकर को बुलाया और पूछा कि ये सब गड़बड़ी किसने की है। नौकर डर से सहम गया। उसने दबी जबान में कहा, युवराज, आपके नाश्ते में गड़बड़ करने की भला किसकी जुर्रत हो सकती है।
जरूर ये किसी चूहे या बिल्ली का काम होगा। राजकुमार चिल्लाया, चूहा और बिल्ली ये महल में कैसे आ गए? पहले तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। खैर, आगे के लिए ख्याल रखना। सारे उपाय करने के बावजूद भी ये सब कुछ चलता रहा। हर रात को और सुबह के समय राजकुमार के नाश्ते में से खाने का सामान कम होता रहता था। कभी एक आध रोटी गायब, तो कभी फल गायब, और कभी कभी तो दूध से भरा हुआ गिलास भी गायब। राजकुमार अपने नौकरों पर नाराज होता रहता, उन्हें सजा देने की धमकियां देता, मगर हर रोज ये घटनाएं होती ही रहती। एक नौकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजकुमार, हो सकता है कि इस कमरे में भूत प्रेत का साया हो, लेकिन राजकुमार ने उस नौकर को डांट कर भगा दिया। एक दिन राजकुमार ने सुबह आंखें खोली और नौकर उसके सामने नाश्ता लेकर आया, तो राजकुमार ने देखा कि थाली में हर चीज पूरी और सही थी। उसने नौकर को आदेश दिया कि वो थाली मेज पर रखकर चला जाए। इसके बाद राजकुमार हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो आते ही उसकी नजरें सामने रखे हुए नाश्ते पर पड़ी। उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, क्योंकि नाश्ते में से कुछ चीजें गायब थीं। उसने देखा कि दूध का गिलास भी आधा रह गया था। राजकुमार को लगने लगा कि शायद इस कमरे में भूत प्रेत ने अपना डेरा बसा लिया है। नाश्ते में से चीजें गायब कर देना उसी की हरकत है। अगर कोई और आदमी होता तो डर के मारे उस कमरे को खाली कर देता और उसमें अकेले सोने की हिम्मत तो कभी ना करता। लेकिन राजकुमार बहुत ही बहादुर था। उसने सोचा कि ये कैसा भूत है जो इंसानों की तरह नाश्ता करता है और खाने का शौकीन है, इसे पकड़ना चाहिए। इसलिए राजकुमार ने यह फैसला किया कि वो रात जाग कर काटेगा और देखेगा कि ये भूत कहाँ से आता है। और फिर उस रात राजकुमार अपने पलंग पर लेट गया और वो सोने का नाटक करने लगा। आधी रात के बाद उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई। उसने धीरे से गर्दन घुमाई तो देखा अलमारी में से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकलकर बाहर आई। उसने सोए हुए राजकुमार को एक नजर देखा और फिर दबे पांव उस मेज की तरफ बढ़ गई जिस पर रात का खाना रखा हुआ था। राजकुमार ने जानबूझकर वो खाना नहीं खाया था। वो लड़की जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी। राजकुमार, जो कि सोने का नाटक कर रहा था, वो बीच बीच में आंखें खोलकर लड़की को देख लेता था। थोड़ी ही देर में लड़की ने पेट भरकर खाना खाया और फिर दबे पांव वापस अलमारी में जाकर छिपने लगी कि तभी राजकुमार ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। सुकन्या के गले से एक चीख निकली और वो घबराकर बेहोश हो गई। राजकुमार ने उसे उठाकर अपने पलंग पर लेटा दिया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। सुकन्या को होश आया। वो डरी और सहमी हुई राजकुमार को देखने लगी। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? क्या कोई आत्मा हो, कोई परी हो, या हम इंसानों की दुनिया में ही रहने वाली कोई लड़की हो? सुकन्या ने रोते हुए जवाब दिया, मैं एक मुसीबत की मारी लड़की हूँ। और फिर उसने राजकुमार को अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। राजकुमार के दिल पर इसका बहुत ही असर हुआ। उसे सुकन्या बहुत ही पसंद आई थी। उसकी सुंदरता देखकर वो सोचने लगा कि कितना अच्छा हो अगर मेरी शादी इस लड़की से हो जाए। लेकिन उस समय राजकुमार ने ये बात अपने दिल में ही रखी। राजकुमार ने सुकन्या को उस अलमारी में छुपा कर रखा और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। जब सारी दुनिया सो जाती तब सुकन्या अलमारी में से बाहर निकल कर आती और राजकुमार से बातें करती। और जब सुबह होने वाली होती और मुर्गा पहली बांग देता, उससे पहले ही वो अलमारी में वापस चली जाती थी। एक रात की बात है जब राजकुमार और सुकन्या आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक महल की एक दासी वहां से गुजरी। उसके कानों में बातें करने की आवाज आई तो वो एकदम रुक गई और सोचने लगी, राजकुमार तो अपने कमरे में अकेला सोता है, फिर इस समय वहां पर दूसरा कौन है? ये सोचकर वो दबे पांव राजकुमार के कमरे के नजदीक गई और दरवाजे के सुराख में से झांकने लगी। ये देखकर उसे बहुत ही हैरानी हुई कि राजकुमार के साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई थी और वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये तमाशा देखकर तो दासी के होश उड़ गए। अगले दिन उसने ये बात दूसरी दासी को बताई। दूसरी दासी ने तीसरी को और तीसरी ने चौथी के कान में कही और इस तरह से ये खबर
पूरे महल में फैल गई। आखिरकार ये खबर उस राजकुमारी तक भी जा पहुंची जिसके साथ राजकुमार की शादी होने वाली थी। ये खबर सुनते ही राजकुमारी ईर्ष्या के मारे जल भुन गई और अंगारों पर लौटने लगी। उसने चुपचाप एक दासी को अपने पास बुलाया और उसे इनाम का लालच देकर कहने लगी, अगर तुम मुझे उस लड़की के बारे में ये मालूम करके दे दो कि वो राजकुमार के कमरे में कैसे आती है और फिर कहाँ पर वापस चली जाती है, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। वो दासी बहुत ही चालाक थी। उसने राजकुमारी से वादा किया कि वो 1-2 दिन में ही इस बात का कोई ना कोई सुराग लगा लेगी। उस दिन से वो दासी राजकुमार के कमरे के आसपास ही घूमती रहती और जब आधी रात हो जाती तो बिल्ली की तरह पंजों के बल चलती हुई राजकुमार के कमरे के पास पहुंच जाती थी और दरवाजे के सुराग से आंख लगाकर झांकने लगती। उसने देखा कि कुछ ही देर के बाद उस अलमारी में बना हुआ एक खुफिया दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकलकर बाहर आई। उसने बाहर निकलते ही पहले खाना खाया और फिर आराम से बैठकर राजकुमार से बातें करने लगी। दासी बराबर दरवाजे में से आंख लगाए हुए ये सब कुछ देख रही थी। जैसे ही सुबह की रोशनी हुई, मुर्गे ने बांग दी तो वो लड़की वापस अलमारी में घुस गई और खट से उसने दरवाजा बंद कर लिया। दासी दौड़ी दौड़ी महल से बाहर निकली और उसने जाकर राजकुमारी को सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर सुनाया और अपना इनाम मांगा। राजकुमारी ने इनाम देने की बजाय एक चांटा उसके मुंह पर दे मारा और नाराज होकर बोली, दफा हो जाओ मेरे सामने से, भला ये भी कोई ऐसी खबर है जिस पर मैं तुम्हें इनाम दूंगी। दासी वहां से चली गई। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। इधर उस चालाक राजकुमारी ने मक्कारी से काम लेते हुए एक उपाय सोचा। एक दिन उसने सुना कि राजकुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ जा रहा है। राजकुमारी को जब इस बात की खबर मिली तो वो बहुत ही खुश हुई। उसे इसी दिन का इंतजार था। राजकुमार के वहां से जाते ही चालाक राजकुमारी ने अपने एक नौकर को महल में भेजा। वो नौकर रानी के पास गया। नौकर ने ये संदेशा दिया कि आज की रात राजकुमारी की कुछ सहेलियां दावत के लिए आने वाली हैं और राजकुमारी अपने कमरे को सजाना चाहती है और इसके लिए उन्हें वो खूबसूरत अलमारी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुना है कि राजकुमार के कमरे में एक बहुत ही शानदार अलमारी रखी हुई है, इसलिए वो अलमारी एक दिन के लिए वहां पर भेज दी जाए। रानी ने जब ये संदेश सुना तो सोच में पड़ गई। असल में राजकुमार शिकार पर जाने से पहले सबको मना करके गया था कि कोई भी नौकर या दासी उसके कमरे में दाखिल ना हो और ना ही वहां पर रखी हुई किसी चीज को हाथ लगाया जाए। खास तौर पर उस अलमारी को तो कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। ये सोचकर रानी ने जवाब दे दिया कि वो अलमारी तो भेजी नहीं जा सकती। नौकर ने जाकर ये बात चालाक राजकुमारी को बताई तो चालाक राजकुमारी ने अपनी अगली चाल चली। वो रोते हुए राजकुमार के पिता के पास आई और कहने लगी, महाराज, क्या मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती? हालांकि कुछ समय के बाद मेरी शादी राजकुमार से हो जाएगी और फिर तो अपने आप ही उसकी हर चीज की मालिक मैं बन जाऊंगी। मुझे सिर्फ एक रात के लिए वो अलमारी चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि सुबह होते ही वो अलमारी वापिस राजकुमार के कमरे में रख दी जाएगी। राजा राजकुमारी की बातों में आ गया और उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि उस अलमारी को राजकुमार के कमरे से उठाकर इस राजकुमारी के पास पहुंचा दिया जाए। राजा के आदेश को भला कौन टाल सकता था। उसी समय वो अलमारी चालाक राजकुमारी के कमरे में पहुंचा दी गई। चालाक राजकुमारी ने उस अलमारी को अपने कमरे में रखवाया और फिर कुछ सोचकर एक चूहा उसके अंदर छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में अलमारी में हलचल होने लगी। बेचारी सुकन्या चूहे के डर के मारे मजबूर होकर अलमारी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई और भागने लगी, लेकिन ज्यादा दूर ना जा सकी। उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ी। फर्श पर गिरते ही वो बेहोश हो गई। उस राजकुमारी ने जब नजदीक जाकर देखा तो उसे लगा कि ये लड़की मर चुकी है। उसने उसी समय अपने एक सिपाही को बुलवाया और कहने लगी, देखो, इस मरी हुई लड़की को किसी कपड़े में बांधो और महल के बाहर बहती हुई उस नहर में फेंक दो, लेकिन खबरदार इसके बारे में किसी को बताना मत। ये कहते हुए राजकुमारी ने एक अशर्फियों की थैली
उस सैनिक को दे दी। सैनिक ने सुकन्या को अच्छी तरह से कपड़े में लपेटा और फिर उसे कंधे पर लाद कर महल से बाहर बहती हुई नहर में फेंक दिया और महल में वापस आ गया। पानी में गिरते ही सुकन्या को होश आ गया और उसने बचने के लिए हाथ पैर मारना शुरू किया। वो सहायता के लिए चिल्लाने लगी। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वहीं से एक बूढ़ा मछुआरा गुजर रहा था। उसने जब लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने नहर की तरफ देखा। उसे एक डूबती हुई लड़की नजर आई। मछुआरे ने नहर में छलांग लगा दी। वो एक बेहतरीन तैराक था। वो सुकन्या को घसीटकर नहर के किनारे पर ले आया और फिर उसे अपने घर ले गया। जब सुकन्या की हालत कुछ ठीक हुई तो मछुआरे ने उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस हालत में कैसे पहुंची? सुकन्या ने कहा, बाबा मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि मैं मुसीबत की मारी लड़की हूँ और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आज से मैं आपकी ही बेटी हूँ। मछुआरे ने कहा, ठीक है बेटी, आज से तुम मेरी जिम्मेवारी हो। जब तक तुम चाहो इस घर में रह सकती हो। और फिर इसके बाद सुकन्या उस बूढ़े मछुआरे के घर में ही रहने लगी। अब दूसरी तरफ राजकुमार की बात सुनिए। वो शिकार खेल कर जब महल में वापस आया तो सीधा अपने कमरे में गया। उसने देखा कि उसके कमरे में जो खूबसूरत अलमारी रखी हुई थी उसका दरवाजा खुला हुआ था। मगर ये खुफिया दरवाजा कैसे खुला और वो लड़की कहाँ गायब हो गई, ये सोचकर राजकुमार परेशान हो गया। उसने आवाज लगाकर नौकरों को बुलाया और पूछा कि सच सच बताओ, इस अलमारी को किसने हाथ लगाया था? लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया। सब यही कहते रहे कि युवराज, हमने अलमारी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। आखिरकार परेशान होकर राजकुमार अपने बिस्तर पर लेट गया और बेतहाशा रोने लगा। उसने खाना पीना, हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया। दिन प्रतिदिन उसकी हालत अब बिगड़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों में वो ऐसा दिखाई देने लगा जैसे बहुत समय से बीमार हो। राजा और रानी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान हो गए थे। पूरे राज्य के हकीमों और वैद्यों को बुलाया गया, परंतु कोई भी राजकुमार का इलाज ना कर सका। किसी भी दवा का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसे लगने लगा था कि अगर राजकुमार ने जल्दी ही कुछ ना खाया तो उसकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। उसे खिलाने पिलाने की कई कोशिशें की गई, मगर कोई भी कोशिश कामयाब ना हुई। राजा का एक मंत्री, जो कि बहुत ही अक्लमंद था, उसने राजा से कहा, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मेरे दिमाग में एक उपाय आया है जिससे हम राजकुमार को कुछ खिलाने में कामयाब हो सकते हैं। राजा ने कहा, जल्दी से वो उपाय बताइए, देर मत कीजिए। मंत्री ने उपाय बताया कि महाराज, सारे राज्य में ये मुनादी करा दी जाए कि प्रजा का हर आदमी, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, अपने राजकुमार की जान बचाने के लिए खाने या पीने की कोई चीज तैयार करे और महल में लेकर आए। हो सकता है कि हमारी प्रजा का ये प्यार देखकर राजकुमार कुछ खाने को मजबूर हो जाए। राजा को ये उपाय बहुत ही पसंद आया। राजा ने उसी दिन पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि राजा का आदेश है, प्रजा के सभी लोगों को बताया जाता है, राजकुमार की जान बचाने के लिए खाने पीने की चीजें बनाएं और महल में लेकर आएं। शायद किसी के हाथ का पका हुआ खाना राजकुमार को पसंद आ जाए और उसे खाकर वो अपना उपवास तोड़ दे। राज्य की प्रजा को अपने राजकुमार से बहुत ही प्यार था और सभी उसकी बीमारी को लेकर बहुत ही परेशान थे। ये ऐलान सुनते ही क्या मर्द और क्या औरत सभी खाना पकाने में लग गए। हर किसी की यही कोशिश थी कि उसका खाना सबसे स्वादिष्ट और अच्छा हो। किसी ने खीर बनाई तो किसी ने पुलाव बनाया, किसी ने गाजर का हलवा। इस तरह से हर रोज नए नए खाने तैयार होने लगे, लेकिन राजकुमार भी अपनी जिद का पक्का था। मजाल है कि उसने किसी के खाने की तरफ नजर उठाकर भी देखा हो। जब ये खबर बूढ़े मछुआरे के घर में रह रही सुकन्या के पास पहुंची तो वो मछुआरे से कहने लगी, बाबा, मैंने सुना है कि नगर के सभी लोग तरह तरह के पकवान बनाकर राजमहल ले जा रहे हैं। आप भी कुछ लेकर जाइए। अगर आप कहें तो मैं मछली का शोरबा बना दूं। मछुआरे ने एक ठंडी आह भरी और बोला, बेटी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि राजकुमार हमारे घर का बना हुआ मछली का शोरबा पिए।
बड़े बड़े अमीर सेठ और व्यापारियों के घरों के स्वादिष्ट पकवान तो राजकुमार ने खाए नहीं, तो भला हमारे पकवान को कौन पूछेगा। सुकन्या ने कहा, बाबा आप लेकर तो जाइए, क्या पता राजकुमार को मछली पसंद आ जाए। मछुआरे ने कहा, ठीक है बेटी। सुकन्या ने बड़ी मेहनत से मछली का बहुत ही मजेदार शोरबा तैयार किया और मिट्टी की एक प्याली में भरकर मछुआरे को सौंप दिया कि अभी इसे लेकर जाइए और राजकुमार की सेवा में पेश कीजिए। चलते समय सुकन्या ने चुपके से एक अंगूठी उस प्याले में डाल दी थी। ये अंगूठी राजकुमार ने ही उसे एक दिन उपहार के रूप में दी थी। बूढ़ा मछुआरा महल की तरफ रवाना तो हुआ, परंतु लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उस पर ताने कसने लगे। किसी ने कहा, इस बूढ़े की तो अकल मारी गई है, ये मछली का शोरबा मिट्टी के प्याले में लेकर जा रहा है। दूसरे ने आवाज लगाई, अरे बूढ़े बाबा, इस गुस्ताखी के लिए राजकुमार आपको फांसी पर लटका देगा। अगर शोरबा लेकर ही जाना है तो किसी अच्छे बर्तन में लेकर जाते। तीसरे ने कहा, शायद इस बूढ़े को कुछ इनाम पाने की उम्मीद है। अरे बेवकूफ बूढ़े, राजकुमार ने बड़े बड़े व्यापारियों और सेठों के घर का खाना तो खाया नहीं, तो भला तुझे वहां कौन पूछेगा। इस तरह से लोगों ने बूढ़े मछुआरे का खूब मजाक उड़ाया। वो बेचारा भी सोचने लगा कि सचमुच मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं महल में जाऊं। उसके दिल में कई बार ये ख्याल आया कि उसे उल्टे कदम घर वापस लौट जाना चाहिए, मगर फिर वो सुकन्या के बारे में सोचता कि उसने इतने चाव से राजकुमार के लिए ये शोरबा तैयार किया है। अगर मैं वापस चला गया तो उसका दिल टूट जाएगा। हाँ, अगर राजकुमार को ये पसंद ना आया तो इसमें मेरा क्या कसूर। इस तरह की बातें दिल में सोचता हुआ वो मछुआरा आखिरकार राजमहल में दाखिल हो गया। राजा ने अपने पहरेदारों को ये आज्ञा दे रखी थी कि प्रजा का कोई आदमी राजकुमार के लिए अगर खाने की कोई चीज लेकर आएगा तो उसे कोई नहीं रोकेगा। दरबारियों और सिपाहियों ने झटपट मछुआरे को राजकुमार के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। राजकुमार ने एक नज़र बूढ़े मछुआरे पर डाली और फिर न जाने क्या हुआ कि वो एकदम से उठ बैठा। उसने आदेश दिया कि बूढ़े के हाथ से वो प्याला ले लिया जाए। नौकरों ने वो प्याला राजकुमार को दे दिया। राजकुमार बोला, इतनी अच्छी खुशबू। और फिर राजकुमार ने उस शोरबे को मजे ले लेकर पीना शुरू कर दिया। सभी लोग हैरान थे कि इस बूढ़े की तो किस्मत जाग गई। राजकुमार ने फटाफट सारा शोरबा पी लिया और जब सारा शोरबा खत्म हो गया तो राजकुमार की नज़र प्याले के तह में पड़ी तो उसे वहां पर अपनी अंगूठी दिखाई दी जो उसने अलमारी वाली लड़की को दी थी। अंगूठी देखते ही राजकुमार उछल पड़ा, जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। उसने हैरानी से बूढ़े मछुआरे का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले गया। बोला, बाबा जल्दी बताओ, ये शोरबा किसने बनाया था। बूढ़े मछुआरे ने शुरू से लेकर आखिर तक उसे सारा किस्सा कह सुनाया कि उसे महल के नज़दीक वाली नहर में एक लड़की डूबती हुई मिली थी। उसे बचाकर वो अपने घर ले आया और उसे अपनी बेटी बना लिया। ये शोरबा उसी लड़की ने तैयार किया है। राजकुमार ने उसी वक्त मंत्री को आदेश दिया कि जल्दी से एक पालकी मछुआरे के घर में भेजी जाए और बहुत ही इज्जत के साथ उस लड़की को महल में लेकर आया जाए। राजकुमार के आदेश का पालन हुआ। सुकन्या को महल में पहुंचा दिया गया और तब राजकुमार ने सुकन्या से इस घटना के बारे में पूछा तो सुकन्या ने रो रो कर अपनी सारी दुख भरी कहानी उसे सुना दी। राजा को भी जब इसके बारे में पता चला तो उसने आदेश दिया कि उस मक्कार राजकुमारी के साथ राजकुमारी की मंगनी तोड़ दी जाएगी। और फिर तीसरे दिन राजकुमार की शादी सुकन्या के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी गई। पूरे नगर में दिए जलाए गए, गाने बजाने की महफिलें लगी, आतिशबाजी छोड़ी गई, गरीबों में खाना बांटा गया और फिर बूढ़े मछुआरे को राजकुमार ने अपने महल में ही अपने साथ रख लिया और उसे रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान कमरा दे दिया गया। उस बूढ़े मछुआरे ने अपनी बाकी की जिंदगी उसी महल में गुजारी, जबकि राजकुमार और सुकन्या ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।
तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।